आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इसराइल की। जी हां, इसराइल मुश्किल में है और उससे ज्यादा मुश्किल बेंजामिन नेतन्याहू हैं। एक तरफ जहां बेंजामिन नेतन्याहू के पसीने इस बात से छूट गए कि ईरान ने 8,000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बना ली। हालांकि हमने जो देखा और सुना वो ये कि 12,000 किलोमीटर, लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि दरअसल ये जो मिसाइल बनाई गई है ये परमाणु बम इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई है और इससे न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका को खतरा लाहक हो गया। ये दावा किया बेंजामिन नेतन्याहू। तो एक तो ये, और दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये कि बेंजामिन नेतन्याहू को आखिरकार समझौते के नाम पे घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि कैदियों के बदले जो कैदी छोड़े जाएंगे उसमें ऐसी खबर आ रही है कि जो गजा के, फिलिस्तीन के खतरनाक कैदी हैं, जिसको बताया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, उन्हें रिहा करना पड़ेगा। तो ये दो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हम बात करेंगे, जिसकी तफसील बयान करेंगे कि आखिर इतने नेतन्याहू डरे क्यों हैं। क्या नेतन्याहू जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो घबराए हुए हैं, एक तरफ ईरान की बढ़ती ताकत से, और दूसरी तरफ आप देखिए कि हमास जिसको पूरी तरह से खत्म करने का दावा कर रहे थे, एलिमिनेट कर देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। 2 साल हो गए लेकिन हमास आज भी मजबूत है और नेतन्याहू को घुटने टेकने पड़े, क्योंकि समझौता इस बात की दलील है। समझौता नेतन्याहू की जीत नहीं है, समझौता हमास की जीत है, ये आप समझ लीजिए। और हम नहीं कह रहे हैं, बड़े बड़े तजिया निगार कह रहे हैं और अपनी शर्तों पे हमास समझौते कर रहा है। अब वहां पे खबर यह है कि बमबारी काफी हद तक रुक गई है। नेतन्याहू अब जो शर्तें हैं हमास उनको भी मानेंगे और कैदियों को रिहा करेंगे, ताकि जो फिलिस्तीन के कैदी हैं उनको रिहा करेंगे और इधर हमास जो है उनके कैदियों को रिहा करेगा। अब ये खबर आ रही है। अब यहाँ पे आप देखिए जो बात चल रही, मैं वो उस पर फोकस करता हूँ। यहाँ इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार विकसित करने का दावा किया। दुनिया के सबसे खतरनाक जो असलहे हैं वो बनाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इजराइल ने इस हथियार को विकसित करके अमेरिका को सौंप दिया है। यहाँ सोमवार को, पीर को, यहाँ पे बेन शापिरो के साथ एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने दावा किया कि इजराइल अमेरिका को सबसे उन्नत यानी सबसे जदीद तरीन हथियार देता है। उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें जो किसी भी महाशक्ति यानी अजीम ताकत के पास नहीं है, इजराइल ने विकसित की और अमेरिका के साथ साझा की। हालांकि नेतन्याहू ने यह नहीं बताया कि वो किस हथियार की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं बताई। हालांकि अगर देखा जाए तो ये भी खबर आती रही है कि ये जो 2 साल की लड़ाई है इसमें अमेरिका से हथियार आते रहे। फिर जब ईरान ने हमला शुरू किया तो इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी और B-2 बम्बर से अटैक करने की बात कही। अमेरिका ने किया भी ईरान के खिलाफ, लेकिन अब वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात है जो नेतन्याहू के बयान में आई है, ये क्यों बात कही है मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसी खबरें तो पहले भी आती रही। इसके साथ ही नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरान अब अंतर महाद्वीप परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर रहा है, जो न्यूयॉर्क शहर, वाशिंगटन, बोस्टन और मियामी के साथ ही ट्रंप के मारे लागो पर परमाणु हमला कर सकती है। यहाँ पे अब इसका क्या मानिए, ट्रंप के महल, असल में ये कहने का मतलब होगा कि वहां पे ये अटैक हो सकता है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान किसी भी अमेरिकी शहर को ब्लैकमेल कर सकता है। लोग इस पर विश्वास नहीं करते, यकीन नहीं करते, लेकिन ये सच्चाई है। तो क्या ये कोई साजिश है इजराइल की, ईरान को या अमेरिका को ईरान के खिलाफ भड़काने की, या वाकई नेतन्याहू डरे हुए हैं? नेतन्याहू इस बात से डर गए हैं कि ईरान की ताकत बढ़ गई। अब नेतन्याहू ने और क्या कहा, सुनिए। नेतन्याहू ने कहा ईरान 8,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर रहा है। इसमें 3,000 किलोमीटर और जोड़ दें
तो वे अमेरिका के पूर्वी तट तक पहुंच सकती हैं। नेतन्याहू ने चेतावनी दी है, खबरदार किया है और कहा कि ये वाकई एक बड़ा खतरा है। आप इन लोगों के परमाणु गन के नीचे नहीं रहना चाहेंगे जो अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि इजराइल इसे दूर रखने में अच्छा काम कर रहा है। तो इसके पीछे साफ है कि दरअसल वो अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहते थे, वो बताना चाहते थे, यानी अब अमेरिका को डराया जा रहा है। जिस तरह अमेरिका अरबों को डराता था कि अगर ईरान से कोई सुरक्षा तुम्हें दे रहा है तो हम दे रहे हैं, कोई सिक्योरिटी दे रहा है तो हम दे रहे हैं। अब नेतन्याहू की हालत देखिए, नेतन्याहू अब अमेरिका को डरवा रहे हैं, अमेरिका के लोगों को डरवा रहे हैं कि हमने ईरान को रोक रखा है, अगर हम ईरान को न रोकें तो वो अमेरिका पर अटैक कर देगा, इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा। ये अजीब और गरीब है, लेकिन ये सच्चाई है, ये बयान से जाहिर हो रहा है। ये आप देखिए, यानी अब इसको क्या कहेंगे, जैसे हम कहते थे कि अमेरिका ईरान के नाम पर अरबों को ब्लैकमेल कर रहा है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इजराइल जो है वो ईरान के नाम पे अब अमेरिका को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे तो यही लॉजिक लग रही, और एक घबराहट है, एक डर है ईरान से। तो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे इसी इंस्टीट्यूट में नेतन्याहू ने इजराइल और अमेरिका के बीच रक्षा समझौतों के फायदों के बारे में बताया, जिसमें इजराइल में विकसित हथियार शामिल हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ऐसे आक्रामक हथियार विकसित कर रहा है जो किसी भी सुपर पावर के पास नहीं। उन्होंने कहा दुनिया के सबसे उन्नत हथियार इजराइल ने विकसित किए हैं और अमेरिका के साथ साझा किए हैं। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि अमेरिका में बड़ी मुखालफत हो रही इजराइल की, बार बार वहाँ कहा जा रहा है कि आखिर इजराइल के इतनी मदद क्यों। अब उसी चीज को बताने के लिए कि मदद इसलिए क्योंकि हमने ईरान को रोक रखा है, ये दरअसल बताना चाहते हैं। अब दूसरी आइए बड़ी खबर, जो अमेरिका देखे 2 साल पूरे हो गए 7 अक्टूबर 2023 को, जब तूफान अल-अक्सा किया गया था हमास की तरफ से, और उसके बाद इजराइल ने एक जंग छेड़ दी थी। नेतन्याहू ने कहा था कि 15 दिन ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, हम हमास को पूरी तरह से खत्म कर दें। लेकिन नेतन्याहू को शायद ये नहीं पता था कि 2 साल में भी हम उसे खत्म नहीं कर पाएंगे। ये बात जरूर है कि काफी कई हजार यानी 67,000 गजा के लोग मारे गए। गजा पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया, इसमें दो राय नहीं है, हर तरफ तबाही है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि एक भी अचीवमेंट, एक भी कामयाबी इजराइल के हाथ नहीं लगी। यानी ना तो वो अपने बंधक को छुड़ा सके, ना ही हमास को तबाह कर सके, और ना ही वो जो सुरंग है हमास की बनाई हुई टनल, ना तो वो टनल तक पहुंच सके, तो और ना ही वो गजा पर, फिलिस्तीन पर पूरी तरह से कब्जा कर सके। यानी कोई भी अचीवमेंट उनके हाथ में नहीं आई। अलबत्ता उनका नुकसान ये हुआ कि पूरी दुनिया इजराइल के मुखालिफ हो गई, पूरी दुनिया, और आज फिलिस्तीन के साथ खड़ी हो गई। ये आप देखिए, ये बहुत भारी नुकसान है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है और ये हेडिंग चलाई जा रही है कि हमास के आगे घुटने टेकेंगे नेतन्याहू हाइफन के साथ। गजा समझौते में बंधकों की रिहाई के बदले सबसे खतरनाक कमांडरों को छोड़ सकता है इजराइल। अब ये मजबूरी है या जो भी है, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा, या ये कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने डांट लगाई। अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये नहीं कहा कि बहुत निगेटिव सोचते हैं नेतन्याहू, बल्कि हमने कहा बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। अब ये सब बयान क्यों आया है मुझे नहीं पता, लेकिन बयान बदलते रहे हैं, मीडिया क्यों चलाता है वो भी हमें नहीं पता। हमारे सामने तो जो चीज़ें सामने आती हैं वो हम आपको पेश कर देते हैं। हमारे नुमाइंदा कहीं नहीं है कि जो हम ये कह सकें कि ये हमारी तरफ से, बल्कि जो मीडिया में आता है वही हम आपके खिदमत में पेश कर देते हैं। अब यहाँ पे तिल अवीव डेडलाइन से ये खबर लिखी गई है। अब यहाँ ये हिंदुस्तान का, हिंदी का एक बड़ा चैनल है, न्यूज़पेपर है जो मैं दे रहा हूँ। यहाँ गजा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति समझौते पर इजराइल और हमास ने सहमति दी है। इससे अक्टूबर 2023 से चल रहे युद्ध के रुकने और बंधकों, कैदियों की रिहाई की उम्मीद बंधी हुई है। डील के तहत फिलिस्तीनी गुट हमास सभी इजरायली बंधकों को छोड़ेगा। वहीं इजराइल अपनी जेलों में बंद 2000 से ज्यादा
फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, 2000 से ज्यादा। इन कैदियों में कई ऐसे नाम हैं जिनको इजराइल खूंखार आतंकी कहता है और इजराइल अदालतों ने इनको उम्र कैद की सजा सुनाई हुई। ऐसे कैदियों की रिहाई को लेकर इजराइल में चर्चा है और कई तरह की बातें की जा रही हैं। अब यहाँ पे इजराइल नेशनल न्यूज के मुताबिक मौजूदा बंधक समझौते में इजराइल को 7 अक्टूबर के हमले के बाद से गिरफ्तार किए गए 1700 से ज्यादा गाजावासियों के साथ साथ उम्र कैद की सजा काट रहे 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। इनमें इब्राहिम हमद समेत कई हाई प्रोफाइल कैदी शामिल हैं। हमद को इजराइल कई बम विस्फोट और हमलों का जिम्मेदार मानता है। अब यहाँ पे आप देखिए, इजराइल मीडिया का दावा है कि हमद ने 2002 में कैफे मोमेंट के बम विस्फोट की योजना बनाई थी, जहां 11 लोग मारे गए थे और 65 लोग जख्मी हुए थे। साल 2002 में रिशोन लेजियन के शेफील्ड क्लब के हमले में हमद का हाथ था, जहां 15 लोग मारे गए। हिब्रू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में हुए हमले में इजराइल ने हमद को जिम्मेदार माना है। इजराइल ने साल 2011 के शॉलेट समझौते में हमद को रिहा करने से इनकार कर दिया था, हालांकि इस समझौते में उसे छोड़ा जा सकता है। तो ये आप देखिए, हमास की ओर से हमद के अलावा अब्दुल्ला बरगौती की रिहाई की मांग की जा सकती है। अब्दुल्ला हमास की सैन्य शाखा के प्रमुख कमांडरों में से एक रहा है। इजराइल ने बरगौती को दर्जनों आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार करार दिया, जिनमें 66 लोग मारे गए, 500 लोग जख्मी हुए थे। इनमें 2001 के यरूशलेम के सब्रो रेस्टोरेंट में बम विस्फोट और 2002 में कैफे मोमेंट बम विस्फोट शामिल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इजराइल इसे छोड़ता है, और जैसा कि हालात बन रहे हैं कि इजराइल को छोड़ना ही पड़ेगा, तो इससे एक बात तो तय हो गई कि आखिरकार बेंजामिन नेतन्याहू को घुटने टेकने पड़ेंगे। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती है, इस पे हम और भी बात करेंगे, अपने लाइव स्ट्रीम में भी बात करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके बाद इजराइल के अंदर सरकार में बहुत गहमा गहमी होने वाली है, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स पार्टियां जो हैं वो बहुत मुमकिन है कि नेतन्याहू का साथ छोड़ दें, और अगर ऐसा होता है तो नेतन्याहू की सरकार गिर भी सकती है। ये पूरी सिचुएशन इस वक्त की है। एक तरफ जहां नेतन्याहू ईरान की बढ़ती ताकत से घबराए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ हमास को भी वो शिकस्त नहीं दे सके, हरा नहीं सके, उसे खत्म नहीं कर सके, बल्कि आज की तारीख में हमास से समझौता करने के लिए मजबूर है, घुटने टेकने के लिए मजबूर हैं। तो यही इस वक्त की बड़ी खबर है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया, और आपसे गुजारिश है कि हम शॉपिंग के लिए, आपकी शॉपिंग के लिए बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स टैग कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। आप जा करके हमारा वीडियो भी देखिए, न्यूज़ भी सुनिए, और इसके साथ साथ शॉपिंग भी कीजिए। बड़ा अच्छा मौका है, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट हम टैग करते हैं, इसमें भी हमने टैग किया है। इसके अलावा बाकी प्रोग्रामों में भी हम टैग कर रहे हैं, तो बहुत कम और डिस्काउंट पे आप अपना जो प्रोडक्ट है उसे बुक करा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी जाइए, विजिट कीजिए और हमारे प्रोडक्ट को आप चूज कीजिए और ऑर्डर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए एमएमसी न्यूज़।